हम लोग कल के क्लास में क्या देख रहे थे कि कुछ एग्जांपल ले रहे थे प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड किया जाए। जिस उसमें एक एग्जांपल में लिया था H2 और I2 का, राइट। अब एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। PCl5 प्लस Cl2। देखिए, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो तरीका ये रहेगा कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा। मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Kc और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा। तब आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड हो सकता है कि इसका डिग्री ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा और इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और तब Kc और Kp पूछा जा सकता है आपसे, Kc एंड Kp। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है कि मान लेते हैं कि मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका कॉन्सेंट्रेशन A बोल रहा हूँ, मोल भी ले सकते हैं। मोल लेंगे तो केयरफुल रहिएगा कि वॉल्यूम से डिवाइड करके पुट करना पड़ेगा वहाँ पे वैल्यू, करेक्ट है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मोल मानते हैं T = 0 पे, और यहाँ से X चला गया तो बनेगा कितना, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मोल से 1 मोल बनता है तो X से क्या बनेगा, X। तो अल्फा हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना है X, और लिए कितना थे A, याद रहेगा डिसोसिएशन का। तो क्या X = A अल्फा आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एग्जाम में दिया हुआ है, तो Kc के लिए क्या लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 और डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर बात कर रहा हूँ, T = T इक्विलिब्रियम। तो क्या यहाँ से X/V लिख पाएंगे, को तो मोल मान लिए थे ना, और A - X/V, V और एक भी तो कैंसिल हो गया, तो Kc = X² बाई V इंटू A - X, और X के बदले कितना है A अल्फ़ा, A - A अल्फ़ा। तो Kc = A अल्फ़ा² डिवाइड बाई V इंटू 1 - अल्फ़ा। सही है, करेक्ट है ना। अब हो सकता है कि A/V को ध्यान से देखिए, नहीं था कि A/V इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, अगर यहाँ से वॉल्यूम से डिवाइड करते तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो वहाँ पे A/V के बदले C पुट कर देंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो क्वेश्चन में जैसा भी रहेगा, मोल दिया रहेगा और वॉल्यूम कंटेनर दिया रहेगा, तो वो काम कर लेंगे, अदरवाइज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे Kc पता है, अगर A पता है, V पता है, तो क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फ़ा निकल जाएगा, और अल्फ़ा निकल गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या X निकल जाएगा, ये अल्फ़ा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अब इसी क्वेश्चन में अगर केसी दिया हुआ है तो क्या केपी नहीं निकल जाएगा इस फार्मूला से, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन से हो जाएगा ना। चलिए हाँ T इक्वल टू 0 पे मैंने मोल माना A और T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से X चला गया तो बना X और X कितना बना है X एंड X। तो ये अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फार्मूला मैंने दिया, ये तो ऐसा गैसेस सेट में भी एक क्वेश्चन ले चुका हूँ। तो यहाँ से X इक्वल टू ए अल्फ़ा लिख पाएंगे, फिर के सी इक्वल टू फार्मूला ए है, मोल माने हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करके वैल्यू पुट करना पड़ेगा इसके बदले। तो यहाँ से हम लोग अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ऐसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। इसको हटाएं, चलिए पहले एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। सबके पास एनसीईआरटी है ना, पेज नंबर 201, पेज नंबर 201 और क्वेश्चन नंबर 7.1। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। इक्विलिब्रियम, यहाँ देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, लेकिन क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाएगा। और T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। N2 का दिया हुआ है 1.5 और इसका दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसका दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। और पूछा गया है फाइंड आउट, एक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? और तब पूछा गया है क्वेश्चन में है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये गैसियस रिएक्शन है और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन देकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं, इसका मतलब केसी पूछ रहे हैं। और जब तक केपी नहीं बोला गया है स्पेसिफाई करके और कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो क्या निकालिएगा। और ये तो सब कुछ रेडीमेड करके दे दिया गया भाई, राइट। ये तो एफर्टलेस क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। इसके लिए ये लिख पाएंगे, हाँ या ना। अब वैल्यू बस पुट करना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब। बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना था। यूनिट लिख लीजिएगा, क्या रहेगा मोल पर लीटर के पावर -2, तो मैंने सही लिखा।
यहाँ देखिए ना, ऊपर में स्क्वायर है, नीचे में 4 हो गया पावर, तो ऊपर जाकर क्या बचेगा -2 मोल पर लीटर का पावर, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर रहेगा। करेक्ट है ना, उल्टा हो जाएगा। एक एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर सेम 201, क्वेश्चन नंबर 7.2। At equilibrium the concentration of N2 and O2 and NO in a sealed vessel, सेम क्वेश्चन, N2 दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में अगर Kp पूछा जाएगा एग्जाम में, तो Kc निकालने के बाद Kp निकाल लीजिएगा। कौन सा फार्मूला से? Kp इक्वल टू Kc RT टू पावर डेल्टा एन। यहाँ पे डेल्टा एन जी का काम कौन करेगा? -2 है ना, 2 - 4 N2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2NO गैस। यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉइंट का डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ही दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन N2 का है 3 × 10⁻³ O2 का है 4.2 × 10⁻³ और NO का 2.8 × 10⁻³ राइट। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? NO का स्क्वायर और डिवाइड बाई N2 और इंटू व्हाट O2। यूनिट लेस रहेगा, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे। 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 × 10⁻³ इंटू 4.2 × 10⁻³। यही तो आंसर रहेगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, एफर्टलेस है। वो वाला 1.4 × 10⁻² दिया है। हाँ, यहाँ पे 10⁻² था स्टूडेंट, 1.5 × 10⁻² दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको हटाएं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3। मैं क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ। PCl5, PCl3 and Cl2 are equilibrium at 500 Kelvin having concentration 1.59, PCl3 का 1.59, Cl2 का एंड 1.41 PCl5 का। कैलकुलेट Kc। नहीं तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। PCl3 प्लस Cl2, ये तो रेडीमेड आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.41। ये कितना है? 1.59 और ये भी है 1.59। करेक्ट। अब तक पूछा गया है कैसे, Kp भी पूछा जाएगा तो निकल जाएगा ना। कितना रहेगा? PCl3 Cl2 और डिवाइड बाई PCl5 1.59 इंटू 1.59 और डिवाइड बाई 1.41। डिवाइड कर लेंगे। करेक्ट। इसको हटाएं। सेवन पॉइंट 4
कोई एक रिएक्शन है जिसका केसी दिया हुआ है 4.24 और टेम्परेचर दिया हुआ है 800 केल्विन। रिएक्शन है CO गैस प्लस H2O गैस कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस प्लस H2 गैस। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, H2, CO and H2O। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 m है और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है टी इनिशियल में t = 0 पे। अब एक बात ख्याल रखिएगा कि सर आपने तो बोला था H2O का 1 लेने के लिए, हाँ या ना? मैंने लिक्विड फॉर्म का बोला था, गैस का नहीं। मैं क्या बोला था कि किसी भी प्योर लिक्विड का, प्योर गैस का बोला था या प्योर लिक्विड का? गैस का नहीं। गैस अगर लिक्विड अगर गैस के फॉर्म है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन काउंट करेंगे, ठीक है। बट अगर वही H2O लिक्विड फॉर्म में रहता तब यहाँ पे इसका क्या लेते? 1 लेते। इसलिए वहाँ पे क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जिस तरीके से हम लोग मोल का रिएक्शन करते हैं ना, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को भी मोल मानकर यहाँ पे आप कर सकते हैं। T = T इक्विलिब्रियम अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो 0.1 में से x, वह उसी तरीके से जैसे कैसे बोलते हैं 1 मोल से 1 मोल, वैसा ही x कॉन्सेंट्रेशन से x कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। करेक्ट, बाद में इस पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ से अगर x जाएगा तो यहाँ से भी कितना जाएगा? x, और यहाँ पे बनेगा कितना? x and x। करेक्ट है ना? कॉन्सेंट्रेशन को भी जस्ट कैसा ट्रीट करना है? मोल के जैसा। और तब यहाँ पे Kc = क्या लिखिएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो सबका वैल्यू निकल जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, H2 और डिवाइडेड बाय CO इंटू व्हाट? H2O। Kc = x इंटू x और डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x इंटू 0.1 माइनस x। करेक्ट है ना? एग्री? कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा और भी आसान हो गया। ऑल द टाइम इतना आसान नहीं रहेगा, ध्यान सुनिएगा। ऑल द टाइम इतना आसान मतलब ये आसान क्या हो गया कि इसमें क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा। x² आई भी क्या है? सेम टर्म था। अगर a और s टर्म सेम नहीं रहता तो कैसा लिख पाते? यहाँ पे आसान क्या बात हो गया? x/, 0.1 माइनस x इक्वल टू व्हाट? √/, प्लस माइनस कैसे? माइनस नहीं लेंगे, क्यों? ये टर्म लगता है कि माइनस रहेगा। x का वैल्यू कभी भी 0.1 से बड़ा रहेगा। अरे निगेटिव के लिए सिर्फ ये टर्म रिस्पॉन्सिबल था। इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो क्या 100 में खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो कभी भी x का वैल्यू 0.1 से बड़ा और 0.1 से बड़ा अगर x रहता तभी और निगेटिव हो सकता था। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? तो Kc तो दिया हुआ है, क्या इसका रूट ले लेंगे? तो क्या यहाँ से x लीनियर इक्वेशन हो गया? क्या यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा? बट सपोज कीजिए कि ऐसा रहता, ये 0.1 और ये 0.2, तब क्या यहाँ ऐसा बन पाता? तब भी तो सॉल्व होता। जस्ट बाई सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता। सॉल्व कर लेंगे ना? ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्यों आए? ये तो कल के क्लास में QC एंड Kc पढ़ाए थे। आप इससे स्टार्ट किए, उस तरफ था कुछ, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाने के लिए किधर जाएगा? ओवरऑल फॉरवर्ड जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.5।
क्या बोले? अभी जो एक्स का रूल है ना, हाँ, वो कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी है। क्या पूछा गया है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सबका कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन का आंसर क्या रहेगा? 0.1 माइनस एक्स, हाँ या ना? इसका क्या रहेगा? यही तो आंसर है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? वही मतलब कि ये मोल वाइज कॉन्सेंट्रेशन। एक कॉन्सेंट्रेशन, मैं तो बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, ए है। और यहाँ पे एक्स क्या है? मोल नहीं, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। मैंने तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दिया रहेगा तो उसको मोल के जैसा मानकर ही आप ट्रीट कर लीजिएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा। करेक्ट? क्योंकि वॉल्यूम तो दिया आपको, इनिशियल में मोल दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का, नहीं दिया हुआ है। तो आपको एक कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने ये बात बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन में अगर डायरेक्ट दिया रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी हम लोग डायरेक्टली उसको मोल के जैसा ट्रीट करके रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2NOCl गैस कन्वर्टिंग टू व्हाट? 2NO गैस प्लस Cl2। बातों को समझिएगा स्टूडेंट। इसका Kc दिया हुआ है और पूछा गया है Kp। क्या दिया हुआ है? इतना आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं बना के आएंगे तो क्या बनाएंगे? एक लाइन का आंसर है, ये दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, देखिएगा दिया हुआ है ना, और टेम्परेचर भी दिया हुआ होगा, राइट? हाँ या ना? तो Kc 0.0821, टेम्परेचर कितना है? 1069, और डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 1। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? करेक्ट ना? यूनिट लिख लीजिएगा। देखते मैंने सही लिखा यूनिट। ऊपर में एटीएम का क्यू रहेगा ना केपी में, और केपी का अलग से कीजिएगा। केपी लिखते तो क्या लिखते हैं? इसका प्रेशर का स्क्वायर इंटू प्रेशर और डिवाइड बाय प्रेशर का स्क्वायर, प्रेशर का स्क्वायर, एटीएम का स्क्वायर, एटीएम का कैंसिल, तो बचेगा क्या ओवरऑल? एटीएम। ये तो देख कर यूनिट लिख दिया है। 5 क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट लगा है सिर्फ, ओनली व्हाट 5 मिनट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7.6, कैलकुलेशन हो जाएगा, आगे बढ़े। सिर्फ एनसीईआरटी देख कर अगर पढ़ाना रहेगा ना तो साल भर में कम 4 बार सिलेबस रिवीजन होगा, सिर्फ ओनली अगर मैं एनसीईआरटी को देखते रहूँ। बट वैसे उससे आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन जेईई मेन और नीट में, ये भी मान लीजिए। देखते नहीं एनसीईआरटी का मैथ आने से, एनसीईआरटी का मैथ में 11th में सर्किल में कितना क्वेश्चन है? 6। इतना ज़बरदस्त टॉपिक है सर्किल, कोनिक सेक्शन में सबसे बड़ा टॉपिक सर्किल है। उसे जेईई में और आईआईटी में एक भी क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाइएगा एनसीईआरटी पढ़ के, एटलीस्ट आईआईटी एडवांस में या जेईई में ऊपर ऊपर निकल जाएगा। इसलिए बड़ा डबल स्टैंडर्ड बात है। 12th का स्टैंडर्ड पे एग्ज़ाम होती है जेईई मेन का, और फॉलो करवाया जाता है कौन सा बुक? एनसीईआरटी। यही रहता है ना कि एनसीईआरटी फॉलो करना है, बोला जा रहा है फॉलो करने के लिए, क्वेश्चन किसी और लेवल से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, देन व्हाट? अपना दिमाग अप्लाई कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ के तो आपको 12th बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 12th बोर्ड में आएगा। एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए तो मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ। एक ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, खुद का इंप्रेशन के लिए नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7.6 एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, तो जिनके पास भी एनसीईआरटी है आगे पीछे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ।
इसका केपी दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। 3 इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 0.48 बार, हालांकि ATM में लेना चाहिए था लेकिन यहाँ पे बार में लिया है, कोई बात नहीं है। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं दिया रहेगा तो उस टाइम पे वॉल्यूम को कांस्टेंट और टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के काम कर लीजिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में PV इक्वल टू nRT, तो V और T को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर डायरेक्टली मोल हो गया, तो प्रेशर को मोल के जैसा मान लीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। क्या मान लेंगे? तो उससे फायदा क्या होगा कि दिया हुआ तो था प्रेशर, राइट, बट इसको मोल के जैसा ट्रीट करेंगे। और इस सॉलिड का प्रेशर कितना लेते हैं? 0, और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे यहाँ से 0.48 में से x जाएगा, यहाँ पे कुछ इसका A या B रहा होगा, डजंट मैटर, करेक्ट, कुछ तो अमाउंट रहेगा, तो यहाँ से B माइनस एक्स लिख दीजिए, तो इसका कितना बनेगा? 2x। बट मैंने प्रेशर को यहाँ पे किसके जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया? मोल के जैसा। किस वजह से? उस वजह से, ठीक है। अब तब यहाँ पे Kp के लिए लिखेंगे, तो Kp के लिए क्या लिखेगा? प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, इसका नहीं पुट करेंगे, सॉलिड का प्रेशर कितना लेंगे? सॉलिड या लिक्विड का 1 मान लेते हैं, तो इसका यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है, करेक्ट है ना। तो क्या हो गया? 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस एक्स, है ना, करेक्ट है। और Kp दिया हुआ है, क्या यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके? लेकिन ये कौन सा कैसा रिएक्शन है? हेट्रोजेनस गैसियस रिएक्शन, होमोजेनस या हेट्रोजेनस? तो अगर इनिशियल प्रेशर दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम का प्रेशर पूछा जाएगा Kp देकर, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समटाइम्स आप प्रेशर को मोल के जैसा ट्रीट करके आगे बढ़ सकते हैं, ये मानकर उस एजम्पशन के साथ। एग्री? अगर आप मोल भी मानना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल मानकर भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मोल के जैसा ट्रीट करके आप, इससे आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x निकालिएगा, वही तो इसका x निकल जाएगा, तो प्रेशर ऑफ CO कितना रहेगा? प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम पॉइंट x या 2x? 2x। अब प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना रहेगा? 0.48 माइनस x, यही आपका आंसर रहेगा। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे? चलिए पेज नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 7.7, पेज नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 7.7 देखिए तो। इसको हटाएं। यहाँ देखिए इसका Kc दिया हुआ है, नहीं Kc कितना है?
2 इंटू 10 टू द पावर -3 और इक्वेशन दिया हुआ है 2a कन्वर्टेड टू व्हाट b प्लस सी और सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इसका भी सेम नहीं -4 आई इसका भी तब पूछा गया है कि जब t इक्वल 0 पे सबका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं दिस वन तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट है या ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई हम लोग QC निकाल लेंगे t इक्वल 0 का करेक्ट क्या रहेगा b इंटू सी और डिवाइड बाई a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 and 3 इंटू 10 टू पावर -4 का स्क्वायर 1। अब कंपेयर कर लीजिए आपको नहीं था QC ग्रेटर देन KC है QC ग्रेटर देन वहाँ देखिएगा एग्री ना तो QC ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा बैकवर्ड तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन 1 मिनट का क्वेश्चन है इस कितना देर का बहुत आराम से बनाइए तो 1 मिनट चलिए क्वेश्चन नंबर 7.8 हाँ आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में TQ पकड़ना था क्वेश्चन में TQ पे पूछा गया था या जिस टाइम पे रिएक्शन को स्टार्ट किया उस टाइम पे डायरेक्शन पूछा जा रहा था जरा पढ़िए तो क्वेश्चन क्या है पूरा क्वेश्चन पढ़िए जोर जोर से पढ़ते ही नहीं हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहे थे या जिस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट किया उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो किसी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा इक्विलिब्रियम पे आ गया रिएक्शन होते रहेगा लेकिन नेट डायरेक्शन किसी ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा राइट वहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है एग्री ना तो क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा वही तो निकालेंगे या इज इट कंपलसरी ऑलवेज टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पकड़ेंगे टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ही अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही रहता तो फिर क्यों ये क्वेश्चन अराइज होता QC इक्वल टू KC आ जाता जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करवाए थे ना इसलिए मेरा क्लास असाइनमेंट अगर फॉलो सच में कर दिया जाता ये जो टॉपिक कवर करूँगा क्लास असाइनमेंट का इसमें हर रेंज का क्वेश्चन है इसके बाद तो RCM और IIT क्वेश्चन में सब लग जाता है इतना क्वेश्चन कम से 50 को मोर देन 60-70 क्वेश्चन है अलग अलग एक्सरसाइज में लाकर बट उतना टाइम तो है नहीं और देखिए ना उतना का रिक्वायरमेंट है। अच्छा आप लोग से का क्वेश्चन NCERT से ही आता है कहाँ से आता है हैं 7.8 पढ़िए क्वेश्चन नंबर मैं जिनके पास NCERT नहीं उनके लिए मैं बोल देता हूँ 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin. 13.8 gram of N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. फुल स्टॉप इक्विलिब्रियम का मैं कौन सा रिएक्शन में दे दूंगा ठीक है द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार करेक्ट कैलकुलेट KC KP एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम और यहाँ देखिएगा 1 बार इक्वल टू 1 ATM होता है 1 बार इक्वल टू व्हाट ये कहीं पे लिख लीजिए अभी तक में सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही मिला है क्वेश्चन रिएक्शन क्या है कन्वर्टेड इनटू व्हाट 2NO2
गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, राइट। कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर फिक्स कर दिया गया है और टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट? केल्विन। अगर केपी और केसी में कोई भी एक निकाल दें तो दूसरा तो आप निकाल लीजिएगा, हाँ या ना? चलिए, T = 0 पे इसका कितना मोल है? ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 एट T = 0 पे निकाल सकते हैं आप लोग 13.8। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ N2O4? पक्का? हाँ 92 रहेगा, करेक्ट है ना? तो ए वैल्यू तो हम लोग के हाथ में है, नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट है? सही है ना? तो यहाँ देखिए T = ये मैं अब मोल मान के काम कर रहा हूँ। यहाँ से x अगर चला गया तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2x। यहाँ तक समझ में आ गया? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाउ मच? टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर, यहाँ से यहाँ तक मिक्सचर का टोटल मोल कितना? सर a - x + 2x। बोलिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे निकालने के लिए बोला गया है Kc, और Kc के लिए तो यही लिखना पड़ेगा ना। अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बोलिएगा कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। मैं यहाँ पे मोल मान के काम किया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी क्या रहेगा? मोल, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी तो पता है, ए भी पता है। अगर x निकल जाएगा तो Kc निकल जाएगा। Kc निकालने से 1 स्टेप आप पीछे हैं, बस x पता चल जाता है, सर मेरा काम हो गया। एग्री? उसके लिए आपको दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पूरे कंटेनर का प्रेशर कितना है, हाँ या ना? दिया हुआ है ना। इसका मतलब है कि PV = nRT किसी भी मोमेंट पे लगा सकते हैं। अब PV = nRT किसी एक गैस का भी लगा सकते हैं, अब मिक्सचर ऑफ गैस का भी लगाते हैं, किसी एक गैस का भी लगाते हैं और मिक्सचर ऑफ गैस का भी लगाते हैं, करेक्ट है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट P टोटल तो V टोटल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? N टोटल, और 0 कितना है टोटल प्रेशर? 9.15 बार का मतलब ATM इंटू 1 लीटर। अगर वॉल्यूम को ATM लीजिएगा, सॉरी प्रेशर को ATM और वॉल्यूम को लीटर में, तो यहाँ पे R का वैल्यू 0.0821 लेते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा आपका लाइफ आसान करने के लिए 0.083 दे दिया गया है, राइट। तो N का वैल्यू कितना रहेगा एवरीवन? A + x, हाँ या ना? A + x इंटू 0.083 इंटू कितना केल्विन? ओनली अननोन इज x, ओनली अननोन इज व्हाट, हाँ या ना? क्या यहाँ से x निकल जाएगा? x निकल जाएगा, इस x को यहाँ पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे x पुट कर दिया तो Kc निकल गया, और Kc निकल गया तो Kp निकल जाएगा। किस फार्मूला से? Kc RT⁴ n, Kp निकल जाएगा। और उसके बाद क्या बोला गया है? ऑल्सो फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब सबका पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक आ जाइए। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा तो आपको 3 और 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। घर पे कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है, पहले आइडिया ले लीजिए।
कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ सकते हैं एवरीवन? ठीक है। अब यहाँ देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बताइए तो डिफिनेशन। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। करेक्ट, ये भी तो एक था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट का N2O4 का चाहिए, करेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन भी किसका लेंगे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो जिस पॉइंट का पार्शियल पूछा जाएगा उसी पॉइंट का मोल फ्रैक्शन है, उसी पॉइंट का टोटल प्रेशर लेंगे। टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, मोल फ्रैक्शन A माइनस एक्स और डिवाइड बाई A प्लस एक्स। क्या मैंने N2O4 का मोल फ्रैक्शन सही से लिखा? देखिए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का N2O4 का नंबर ऑफ मोल्स A माइनस एक्स और टोटल मोल कितना A प्लस एक्स और इनटू प्रेशर कितना 9.15 बार। एक्स निकल जाएगा तो वैल्यू निकल गया, हाँ या ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या इतना लिख सकते हैं 2x बाई A प्लस एक्स इंटू 9.15। आंसर आ गया, करेक्ट है ना? समझ में आया? लिख लीजिए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें एक काम का क्वेश्चन एक था, बाकी आपके लिए सारा क्वेश्चन काम का ही है। क्वेश्चन नंबर 7.9 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिनके पास नहीं हो लिखिए फटाफट। 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel। 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin। Full stop। Calculate composition of mixture at equilibrium point। Calculate composition of mixture at equilibrium point। लिख लीजिए कोई बात नहीं है। 3 मोल ऑफ PCl, जिनके पास बुक है उनको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। Kc दिया हुआ है स्टूडेंट, Kc इक्वल टू 1.8, Kc इक्वल टू 1.8। हो गया ना? ये 7.9 है नहीं। PCl5 गैस कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, करेक्ट है। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस और Kc भी दिया हुआ है 1.8। T इक्वल टू 0 पे मोल मान कर ही चलते हैं। इसका मोल दिया हुआ 3 और 0 मान लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंपोजिशन पूछा गया, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल पूछा गया होगा। कंपोजिशन का मतलब क्या, सबका इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से अगर x गया तो यहाँ पे बनेगा कितना। Kc के लिए क्या लिखेंगे, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन नज़र आता अगर वॉल्यूम 2 लीटर कर जाता तो वॉल्यूम का इफेक्ट नज़र आता, राइट।
बट फिर भी जानबूझकर हम लोग अपने आप को क्यों गलत करेंगे? देखिए तो सही लिखे, ये मोल था, लेकिन जब यहाँ पुट करेंगे तो मोल पुट करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन? इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड बाय ए माइनस एक्स वाई भी, करेक्ट। एक भी और एक भी, ऐसा ही तो अभी जस्ट क्वेश्चन लिए थे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वी इंटू ए माइनस एक्स। अब वॉल्यूम का इक्वल टू व्हाट, के सी इम्प्लाई 1.8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, 1। नहीं लगा कि 1 वॉल्यूम वॉल्यूम देने से क्वेश्चन वॉल्यूम का इफेक्ट उतना नज़र नहीं आ रहा है। 3 माइनस एक्स, ओनली अननोन इज व्हाट, एक्स। एक्स का वैल्यू निकालिए तो आंसर मेरा क्या रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा और ए रहेगा। करेक्ट है ना? यहाँ के बाद कैलकुलेशन हो जाएगा। और हम लोग फॉरवर्ड ही क्यों बढ़े, क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ पीसीएल 5 लेकर स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन था, जहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पे क्यूसी और केसी लेकर काम करते हैं, कंपेयर करके फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। बट यहाँ पे देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन, दे आर स्टार्टिंग द रिएक्शन ओनली बाय टेकिंग पीसीएल 5। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस था कि रिएक्शन फॉरवर्ड इसमें ही जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच करने के लिए, करेक्ट। अब देखिए, मैं अपना आपको एनसीईआरटी तक ही रखता हूँ, क्या बोलते हैं? ठीक है ना, काम हो जाएगा। ऐसे मैं कुछ आरसी मुखर्जी तो सबके पास होगा, उसका भी कुछ क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा कि ये सब बना लीजिएगा, देख देख कर बना लीजिएगा सॉल्व एग्जाम्पल में, ठीक है। देखिए, एक इक्वेशन होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। डेल्टा जी, तो सर जी क्या है, जी अभी जानिए, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है, मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, इन सबको सही समझने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी किसी रिएक्शन में ए बी सी और डी सबका जी दिया रहेगा। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा तो फाइनल मास इनिशियल, तो सम ऑफ गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सम ऑफ गिव्स एनर्जी ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट है। और यहाँ पे दिया रहेगा जो जी का वैल्यू वो 1 मोल के लिए दिया रहेगा, कितना मोल के लिए, डेटा में। बट अगर सी का 1 मोल के लिए दिया रहेगा और यहाँ पे सी के बदले पुट करना है तो 1 मोल के लिए पुट करेंगे या सी से मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करके पुट कीजिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में, और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या है एवरीवन, लिख लीजिए। रिएक्शन क्यों है, कैसे आया, उसको छोड़ दीजिए, बस इतना बोलिए, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लिखिए ना, बहुत कुछ अभी नहीं पढ़े हैं, इसको लिखिए सेकेंड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा कोई इक्वेशन है, बैच कब स्टार्ट हुआ है, मोटा मोटी मई में, राइट।
11th का सिलेबस 12th से बहुत ज़्यादा है, तो मई में स्टार्ट होकर अब बहुत सारा चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है। मैथमेटिकल टूल है एनसीईआरटी में? नहीं है। करेक्ट। नोमेनक्लेचर है कोई इंडिविजुअल चैप्टर? आइसोमेरिज्म उस तरीके से कैटेगराइज करके दिया हुआ है? आइसोमेरिज्म का कोई चैप्टर है? नहीं है। रेजोनेंस वो है, एक पैराग्राफ है। तो भाई वो बहुत सारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो टॉपिक तो मुझे एज ए टीचर, तो जो मैं आप लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो क्या सोच कर पढ़ाऊँगा कि इंडिया लेवल का कॉन्सेप्ट दिया जाए। दैट्स वाई कि आप जब बैठे एग्ज़ाम में तो बोर्ड के, तो मेरा टारगेट 11th का फाइनल एग्ज़ाम था ही नहीं। मैं डे 1 से बोलता हूँ एडमिशन के टाइम से कि मेरा टारगेट 12th बोर्ड और इंट्रेंस है। दिस इज द रीज़न कि मैं पहले से प्लेलिस्ट फाइल शेयर करके रखा था। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो प्लेलिस्ट फाइल था उसको अगर अभी तक आप देख लेते, कितना पहले, कम 1.5 मंथ पहले शेयर कर दिया था, राइट। और उसमें ओनली 9 लेक्चर था और एक लेक्चर हार्डली 1 आवर 20 मिनट्स का था। अब सही से अगर टाइम देते तो अभी तक तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मास्टर बन गए होते, इतना से बहुत ज़्यादा। उसमें सारा एक क्लास असाइनमेंट एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, फॉलो करके देखिएगा। वैसे ही आयनिक का, वैसे ही हाइड्रोकार्बन का एटलीस्ट देखना स्टार्ट किए हैं? हाइड्रोकार्बन कुछ समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, शुरू में ही पढ़ा रहा होगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा फॉलो कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन लगा के आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी भी रखिएगा। एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ से अल्केन शुरू किया, पहले बेंजीन का भी रिएक्शन पढ़ाया, बेंजीन का रिएक्शन आपको समझ में आएगा, उसमें रेजोनेंस इफेक्ट बोलते रहूँगा, ठीक है। और जहाँ पे बोलेंगे इस चीज़ को रट जाइए तो वहाँ पे लिख करके, हाँ अभी इस चीज़ को रटना है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ देखिए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 लेते हैं। क्या होता है? डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा, तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अब प्लस और एल एन के आर टी, ठीक है, एल एन। बट अब यहाँ पे क्यू लिखेंगे या के? अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो अगर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्या ए निकल जाएगा? अगर आपको लॉग टेबल देखने के लिए सिखा देंगे तो कैसे निकलेगा वो देखिए। तो 2.303 RT एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए पता है ना, इतना से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जान जाइए। एल एन है, इसमें बेस ई रहता है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, करेक्ट। तो लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, ए वैल्यू दिया निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन ले लेंगे, 2.303 RT। अब तब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। क्या लेना है? एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए सिखा दूंगा। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग, ये क्या था? लॉग इक्वल टू एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 RT, करेक्ट है। और लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर एक दूसरे को काउंटर करता है, बचता क्या है? के। तो के इक्वल टू, और ए वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें एंटी लॉग, तो ये पूरा इसका पूरा का एंटी लॉग वैल्यू एंटी लॉग टेबल से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? तो एंटी लॉग टेबल देखने के लिए अगर सिखा देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। वहाँ से क्या निकल गया? दिस इज आइडिया, लिख लीजिए, करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन लेते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7.10 7.10 7.10 में किसी रिएक्शन का बात किया गया है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लूकोलिसिस इस मतलब कहने का सेंस है किसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है उसका डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है 13.8 किलो जूल पर मोल। मतलब ये ऑलरेडी उस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकाल के दे दिया गया है, राइट। हम लोग को रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस भी नहीं करना है, रेडीमेड दिया हुआ है। और टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन और तब केसी पूछ रहे हैं, करेक्ट। तो भाई डायरेक्ट ये फार्मूला को लगा दिया जाए। कौन सा फार्मूला? log kc इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ऊपर में अगर g का वैल्यू जूल में दिया गया है या किलो जूल में, तो r का वैल्यू 8.314 लेना है, जूल में ही लेना है। समझे नहीं समझे? ऊपर में अगर g का वैल्यू दिया रहा है किसमें? जूल में, तो इसका भी वैल्यू किसमें लीजिएगा? जूल में लेना है, करेक्ट है। यहाँ पे केयरफुल रहना है। तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 13.8 किलो था, किलो का मतलब समझते हैं ना, 10⁻3। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, किलो जूल और डिवाइडेड बाई 2.303। आर का वैल्यू 8.314 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर ऊपर में जी का वैल्यू था जूल में, इसलिए नीचे आर का वैल्यू भी किस में लेंगे? जूल में। आई टू आर टी का वैल्यू 298। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो जाएगा, हाँ है ना। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग टेबल, बस लॉग टेबल देखने के लिए आ जाएगा तो कहानी खत्म। टेकिंग एंटी लॉग, अब यहाँ देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। सीबीएसई में 9th क्लास में लॉग है, 10th में है, कहीं पे लॉग टेबल सिखाया गया है? फिर है ना कन्फ्यूजन। बच्चा बेचारा भगवान थोड़े है। अब बस एक स्टेप आप पीछे हैं, बस सर एंटी लॉग टेबल देखने के लिए आ जाए, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समटाइम्स क्या रहता है ना कि एक कैलकुलेट जो कीजिएगा वैल्यू और जितना आएगा उसका रेडीमेड क्वेश्चन में ही नीचे एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहता है। अगर एग्जाम में लॉग टेबल नहीं दिया गया तो करेक्ट, बट यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही डिटो एक क्वेश्चन है। अब इस फार्मूला में ये भी तो हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ तक आ गए, करेक्ट। यहाँ देखिएगा, समटाइम्स के देख के डेल्टा जी नोट पूछा जाएगा, निकल जाएगा। तो के देख के डेल्टा जी नोट पूछाएगा तो लॉग के का वैल्यू निकालेंगे लॉग टेबल से, ये वैल्यू निकल जाएगा तो डेल्टा जी नोट निकल जाएगा। अब डेल्टा जी नोट का यूनिट अगर आर का वैल्यू जूल में लीजिएगा तो डेल्टा जी नोट जूल में आएगा। तो डेल्टा जी नोट निकालने के लिए आर का वैल्यू जूल में ले लेना है, लिख लीजिए, भूल जाइएगा। डेल्टा जी नोट निकालने के लिए आर का वैल्यू किस में लेना है? जूल में। उल्टा हो सकता है, डेल्टा जी नोट देख के पूछेंगे, के देकर डेल्टा जी नोट पूछेंगे किसी रिएक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 7.11 में वही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7.11 सॉल्व कर लेना है घर पे देखकर। लीजिए,
हो गया ना? एक टॉपिक है उसमें। इसके बाद यही है, ठीक है, और यही लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का। उसके बाद एसिड बेस शुरू हो जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। या तो एक ही साथ दोनों दिया हुआ है, ली चैटरे प्रिंसिपल। बोले सपोज कीजिए कि आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, रिएक्शन मेरा कहाँ पे है, और आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद इक्विलिब्रियम में स्ट्रेस क्रिएट किए, तो क्या करेगा, डिस्टर्ब करने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। और इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए या तो फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड जाकर किसी भी तरीके से, राइट। तो एक्चुअली सर इसका ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मेन तो क्यूसी और केसी है, राइट। बट उसी को आपका लाइफ आसान करने के लिए बहुत शॉर्टकट तरीके में एक शॉर्टकट की पॉइंट बना दिया गया। क्या हेडिंग देकर, ली चैटरे प्रिंसिपल। बट ये जो प्रिंसिपल कंक्लूजन दे रहे हैं, इनके भी बैक ऑफ द माइंड में क्यूसी और केसी का कंपेरिजन ही चल रहा था। क्या चल रहा था, क्यूसी एंड केसी। तो एक लाइन लिखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट if a stress is applied to a system in equilibrium, if a stress का मतलब डिस्टर्ब करना इक्विलिब्रियम को, ठीक है। if a stress is applied to a system at equilibrium, comma, the equilibrium condition is upset the equilibrium condition is upset and net reaction occurs in the direction that minimizes the effect of external stress, that minimizes the effect of external stress and finally a new equilibrium is achieved and finally a new equilibrium is attained. एक और पॉइंट लिखिए, द न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट has a new value of concentration of reactants and products. The new equilibrium state has the new value of
concentration of reactants and products. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, राइट। लिखिए, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस जहाँ भी मैं टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को एक साथ मिलाकर बोल रहा हूँ। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए उस तरफ का रिएक्टिंग सब्सटेंस रहेगा और फॉरवर्ड के लिए इस तरफ का रहेगा, राइट। बाय चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, कॉमा, इन केस ऑफ गैसेस बाय चेंज ऑफ प्रेशर और बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम अभी यहाँ 1 मिनट यहाँ देखिए, कहीं पे यहाँ पे 6 माइल है ना, कहीं पे है 6 माइल, 9 माइल भी है, 9 माइल भी है KVCRPF 9 माइल में है, राइट। तो कहीं पे पक्का 0 माइल रहा होगा। कहाँ पे है 0 माइल? भाई 0 माइल तो बहुत फेमस होता है, जैसे पटना में 0 माइल एक जगह है, बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ से ही सब कुछ हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस 0 माइल होगा तभी तो वहाँ से मेजर करके 6 माइल लिखे होंगे, भाई पत्थर गाड़े होंगे। दिस इज़ द 6 माइल, राइट। मान लेते हैं कि 0 माइल जहाँ पे कल के डेट में था, अब 0 माइल ही चेंज कर दिया मैंने, जहाँ पे 0 माइल थे। समझे नहीं समझे? मान लेते हैं कि खानापारा में 0 माइल माना गया था, लेट अस सपोज। अब झालुकवाड़ी को 0 माइल बना दिया गया, तो जो पहले 6 माइल था वो अब 6 माइल रहेगा या कुछ और माइल हो जाएगा? कुछ और माइल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट जो नया पुराना, जो पुराने से नया में अटेंड करते थे डिस्टर्ब करने के बाद, वो तो केसी के बराबर होने के लिए करते थे, हाँ या ना? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो केसी तो सेम ही रहेगा, और टेम्परेचर ही चेंज कर दीजिए। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नहीं लगता है कि केसी ही चेंज हो गया, एक नया केसी बन गया। अब उस नए केसी के बराबर होने के लिए उसको होना पड़ेगा, हाँ या ना? दिस इज द रीजन कि हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही चेंज हो गया। अब तो जो इक्विलिब्रियम केसी था वो नया केसी ही बन गया, इज इट राइट? तब उस नए केसी के बराबर होने के लिए उसको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करना पड़ेगा। तो पहला क्या था? बाय चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा क्या था? बाय चेंज ऑफ प्रेशर, अगर गैसेस सब्सटेंस है तो, या बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम, और थर्ड है बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड बाय चेंज ऑफ। तो एक तो हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब करने का एक पहला पॉइंट बनाए, इसको पॉइंट ए कर लीजिएगा। और दूसरा जो होता है, हालांकि दूसरा बहुत शॉर्टकट में आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, जितना न्यूमेरिकल करवाए हैं स्टूडेंट उतना तो मुझे लगता है कि आपका फाइनल एग्जाम में केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो लग जाना चाहिए, हो जाएगा। ऐसे ही अगर आयनिक पढ़ा देंगे तब तो काम खत्म इक्विलिब्रियम का। गैसेस स्टेट पढ़ा ही चुका हूँ, केटीजी पढ़ा दिया हूँ गैसेस स्टेट के अंदर, राइट। उसका पूरा एक असाइनमेंट ही दिए थे। और उसके बाद केमिस्ट्री का थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किए हुए थे, बट फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ, उस पर आज अभी क्वेश्चन करवाऊँगा। और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स में जितना भी बर्गडन का फार्मूला लगाए हैं, उस सारे फार्मूला में क्या लगा दीजिएगा तो केमिस्ट्री का फार्मूला बर्गडन का बन जाएगा, याद रहेगा। और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन भी कहीं पे लिख लीजिएगा। केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट। केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है, करेक्ट ना? अब फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, लिख लीजिए कहीं पे कॉर्नर में। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन अगर आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, सीपी प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, वो तो बना के आ सकते हैं। या केमिस्ट्री का पीवी के पावर गामा और फिजिक्स का पीवी के पावर गामा अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, अलग तो रहेगा नहीं, करेक्ट है। केमिस्ट्री का पीवी इक्वल टू एनआरटी और फिजिक्स का अलग रहेगा,
जैसे थर्मोडाइनमिक्स तक तो आप केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, या केमिस्ट्री में वर्क डन निकालना आएगा, नहीं निकल जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन केमिस्ट्री में तो क्या लिखिएगा, फार्मूला क्या रहेगा, बोलिए, -2.303 nRT log V2/। फिजिक्स में क्या था 2.303 ना, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब लिख लीजिए केमिस्ट्री के वर्क डन में फिजिक्स का जो वर्क डन का फार्मूला है उसमें माइनस लगा देंगे। लिखते क्यों नहीं भाई, वहाँ पे लिख लीजिए ना नीचे नोट करके। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का आपको फुल एंड फाइनल नोट्स तो है नहीं, इसको तो ऐसे भी हटा देना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का एक लास्ट क्लास लूँगा, और शायद कल ही लूँगा, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब फिर 3 से 4 क्लास आयनिक, और वो मैं 5 से 6 तारीख तक ख़त्म कर दूँगा। और हाइड्रोकार्बन, हेलो एवरीवन, हाइड्रोकार्बन का जो प्लेलिस्ट फाइल शेयर किए हैं क्या उसको आप देख पाएंगे, आज से ही देखना स्टार्ट कीजिए। और वेव का आपका 2 क्लास बचा हुआ है, वेव, साउंड वेव, राइट। तो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर देखते हैं, अभी बाहर निकलूँगा 12 क्लास के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आज अगर रात में 2 क्लास लगा कर 2.5 आवर क्लास, और उसको साउंड वेव अगर ख़त्म कर दिया जाए आपके स्कूल के एग्ज़ाम तक, कर पाएंगे रात में क्लास ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि सर को ऐसे भी थोड़ा सा घर निकलना है, ये सर को भी, तो उससे पहले। और आपका किसी किसी का 3 या 4 तारीख को एग्ज़ाम भी है, किसका है, 2 को ही है, तो आज ख़त्म करवा दें। साउंड वेव में ज़्यादा डेरिवेशन नहीं आएगा, कुछ थ्योरी रहेगा। डॉपलर कुछ पढ़ाया गया है साउंड वेव स्कूल में, ऑनलाइन में समझ में नहीं आया। देखिए पास तो सबको कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं, मैं कोरोना से पहले 1 मंथ कंप्लीट 11th फाइनल के लिए पढ़ाता था। जहाँ तक रेगुलर क्लास होता था उसका तो जैसे ही दिसंबर आता था ना, तो 15 दिसंबर से मैं 15 जनवरी तक, या पूरा जनवरी में फाइनल के लिए। बट इस तरह मैं सोचा कि मेरे पास वीडियो हैं ही, दे दूँगा, बच्चे एक एक वीडियो आराम से लिखते हुए अपना कर लेंगे। और उसमें जितना आयनिक में था, एक केमिकल में मच मोर था। बट बातें आज इस बार ये भी समझ में आएगा कि नहीं, टीचर को साथ में बढ़ना पड़ता है हर बैच में। मैं यहाँ पे हूँ तो आप इंटरेस्ट लेके क्लास कर पाए। वीडियो छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है मैं भी देख लूँगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन ऐसे मत कीजिएगा, हाइड्रोकार्बन देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। अब आप लोग को तो ज़्यादा प्रेशर है नहीं, राइट, बट फिर भी इन लोग के लिए आप देख पाएंगे वीडियो हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, देख कर बैठिएगा एग्जाम में। ओके एवरीवन, मिलते हैं 10:30 में।